ओके, सो वी आर लाइव नाउ। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? दिस इज निशा सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ रिजल्ट गुरु। हाउ यू ऑल? सो आज का जो हमारा सेशन है, एज वी नो, बंगाल शैली हम लोग कवर कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा देवी प्रसाद राय चौधरी। भारत के, अगर हम आधुनिक भारत के चित्रकार सॉरी मूर्तिकारों की बात करेंगे तो वहां पर क्या है, सबसे पहले किसका नाम आता है? देवी प्रसाद राय चौधरी, इनका नाम ही आता है। इन्हीं के बारे में आज डिटेल से क्लास लेंगे और इसके साथ साथ क्या करेंगे जी, इसके साथ साथ आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, जो भी क्वेरीज हैं आप लोग पूछ सकते हैं। लेकिन देखिए, आज की सेशन थोड़ा सा अलग रहेगा। आपकी क्वेरीज जो है मैं वो बाद में देखूंगी, बिकॉज ये प्रीमियर क्लास है, तो सॉरी, आज जो है मैं आपकी क्वेरीज नहीं ले पाऊंगी, इसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है जी। करेंगे क्या, जो बच्चे क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसके साथ साथ टेलीग्राम जो लिंक है ग्रुप का वो आपके सामने है। यहीं से आप जो हमारा रिजल्ट गुरु हरियाणा का जो ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, इसको ज्वाइन कर सकते हैं और यहीं पर आपको क्या है जी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है, पीडीएफ्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं यहीं पर इसी ग्रुप में। ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो करेंगे क्या, इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि जिस जिस एग्जाम को भी जो है आपने जिस 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 स्टेट से भी आप रिलेटेड हैं या आपने स्टेट एग्जाम्स के कई जो एग्जाम्स हैं, आपके फॉर्म्स हैं वो फिल किए हैं, किस किस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे रिजल्ट गुरु चैनल पर अलग अलग जो डेडिकेटेड चैनल्स हैं उनको आप देख सकते हैं अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। और ये क्लासेस क्या हैं, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ठीक है जी। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। आज जैसे कि हम बात कर चुके हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी भारत के आधुनिक जो मूर्तिकार हैं उनमें सबसे पहला नाम किसका आएगा? देवी प्रसाद राय चौधरी। पर्सनालिटी आपके सामने है, इनको आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं बार-बार कहती हूँ, जिस भी कलाकार के बारे में आप पढ़ रहे हैं, एक बार उनके बारे में जानिए, उनको देखिए कि वो उनका व्यक्तित्व कैसा था, तो उनके बारे में समझने में आपको ज़्यादा आसानी रहती है। ठीक है जी? चलिए, तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। देवी प्रसाद राय चौधरी, सबसे पहले क्या देखेंगे जी, इनका जन्म। इनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ? देखिए, अगर इनके जन्म की बात की जाएगी तो 15 जून 1899 को पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। थोड़ा-सा और डीप क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्या है जी, पश्चिम बंगाल में भी रंगपुर जिले के ताजहट स्थान पर इनका जन्म हुआ था प्रमुख रूप से। अगर एट प्रेजेंट बात करें तो ये जो पश्चिम बंगाल, उस समय का जो पश्चिम बंगाल था, अभी एट प्रेजेंट क्या है, ये बांग्लादेश है। यानी यहाँ पर आपको दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है जी, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर आपको ऑप्शंस में पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और साथ में बांग्लादेश भी है, तो आपको आंसर बांग्लादेश ही लगाना है, क्योंकि एट प्रेजेंट ये कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास ऑप्शंस में बांग्लादेश नहीं है तो आपने आंसर पश्चिम बंगाल ही लगाना है। ठीक है जी। अब अगर इसके साथ साथ बात करें इनके फैमिली बैकग्राउंड की, कि इनका फैमिली बैकग्राउंड कैसा था, कौन से किस तरह के परिवार से ये संबंध रखते थे, तो अगर हम इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, परिवार की बात करें, तो ये एक जमींदार घराने से ताल्लुक रखते थे। कौन से परिवार से? जमींदार घराने से ये ताल्लुक रखते थे। अभी यहाँ पर चीजें थोड़ी सी समझ में आ रही होंगी कि जी फैमिली वाइज एकदम व्यवस्था की अगर बात करें, सब कुछ ठीक-ठाक है। और अगर जब फैमिली की बात करते हैं कि भई फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो होता क्या है, मिडिल मिडिल क्लास फैमिलीज़ की बात करें, आपके साथ भी होता है, हमारे साथ भी होता है। मोरल ऑफ द स्टोरी कि इनको बचपन से ही चित्र बनाने का शौक था, ठीक है? सबसे पहले देखिए, प्रमुख रूप से मूर्तिकार हैं, लेकिन ये क्या हैं? ये एक चित्रकार भी हैं और मूर्तिकार भी हैं, ठीक है जी? क्या हैं? ये भी आपको याद रखना है। देवी प्रसाद राय चौधरी एक बहुत ही अच्छे चित्रकार, ठीक है? यानी कि यहाँ पर क्या है, हमने स्टार लगा दिया। एक बहुत ही अच्छे चित्रकार और एक बहुत, बहुत, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्या हैं जी, मूर्तिकार हैं। अभी यहाँ पर आपने 5 स्टार लगा देने हैं, ठीक है? यानी कि क्या है, इनकी मूर्ति शिल्प तो हम देखेंगे ही देखेंगे, इसके साथ मैं आज आपको उनकी पेंटिंग्स भी दिखाऊँगी। प्रमुख रूप से बात करें, जब ये छोटे थे, तो सबसे पहले ये पेंटिंग्स बनाते थे। इन्होंने बहुत अच्छी-अच्छी पेंटिंग्स बनाई थी। कहीं न कहीं परिवार वालों को पता चल गया था कि जो बच्चा है, इसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो जैसा कि हम बात करते हैं मिडल क्लास फैमिलीज़ की, कि देखिए, एक तो फैमिलीज़ वो होती हैं जहाँ पर पहले से ही
पेरेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चों की जो रुचियाँ हैं, ठीक है, वो डेवलप की जाती हैं कि अगर ये किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। उस समय की बात करें तो जैसा फैमिली मेंबर्स चाहते थे वैसा किया जाता था। लेकिन उसके बाद भी कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती थी जो कोशिश ये करती थी कि जिस क्षेत्र में भी बच्चा जाना चाहे, उस क्षेत्र में जा सकता है। तो अगर हम देवी प्रसाद राय चौधरी की बात करेंगे, तो इनकी फैमिली बिल्कुल ऐसी ही थी। यानी कि इनकी जो रुचि है उसको देखते हुए इनके पिताजी ने इनकी एडमिशन कहाँ करा दी? इनकी एडमिशन करा दी जी कलकत्ता में। कहाँ पर? अगर हम बात करेंगे उस समय पर अगर कला के क्षेत्र की बात करेंगे, तो कलकत्ता क्या था? ये एकदम कला का जी क्या था? केंद्र था। अब इन्होंने क्या किया जी, जैसे कि हमने बात की कि फैमिली बैकग्राउंड तो अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो इनके कला गुरु भी अच्छे ही होंगे। मोरल ऑफ द स्टोरी इनके पिताजी ने इनकी इनकी जो कला की शिक्षा है किससे करवाई? या किसके पास इनको भेजा? अवनींद्रनाथ टैगोर के पास। और ये कब की घटना है? 1914 की। कब की है जी? 1914 की। 1914 में इनको अवनींद्रनाथ टैगोर के पास इनके पिताजी छोड़ के आ गए कि भई अब आपको देखना है इनकी शिक्षा-दीक्षा जो है अब बिल्कुल क्या है आप ही करवाएँगे, आप ही सर्वो सर्वा हैं अब इसके बाद से। अब उस तरह से अवनींद्रनाथ टैगोर जो अपने शिष्यों के लिए क्या है जी, बहुत ही ज़्यादा गंभीर थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले इनकी रुचियों को देखा कि किस तरह से अगर पेंटिंग्स की बात करें, देखिए पेंटिंग्स जैसे कि हमने बात की कि शुरुआत में ये बहुत अच्छे चित्र बनाते थे जब छोटे बच्चे थे। जैसे-जैसे धीरे-धीरे इनका विकास होता गया, बड़े होते गए, इनके अंदर क्या है मूर्ति कला का भी जो है एक रुचि है वो भी आने लगी, कुछ ही मूर्तियाँ भी बनाने लगे थे। अब जब ये अवनींद्रनाथ टैगोर के पास पहुँचे, तो आपको पता है अवनींद्रनाथ टैगोर का जो उनकी बातचीत थी कि डू व्हाट यू वांट टू डू आपने जो करना है आप वो करिए, सिखाएँगे हम आपको। इन्होंने क्या किया जी, अवनींद्रनाथ टैगोर जी इनके गुरु थे, उन्होंने इनके चित्रों को भी देखा, ठीक है जी, और इनकी मूर्ति शिल्पों को भी देखा, यानी कि भई मूर्तियों की जब हम बात करेंगे, दोनों को देखा। अब अवनींद्रनाथ टैगोर जो इनके गुरु थे, अवनी बाबू, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भई देखो ऐसा है, आपकी शिक्षा यहाँ से चलेगी, बिल्कुल बहुत बढ़िया है। लेकिन इनको लगा कि जो इनका शिष्य है, वो मूर्ति कला की तरफ जो है उसमें इनका ज़्यादा अच्छे से जो है कार्य हो रहा है, या इसमें नाम हो सकता है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने यहीं पर ही कलकत्ता में ही हिरण एक जगह है, वहीं पर चौधरी का स्टूडियो होता था, चौधरी का कला स्टूडियो। अब इन्होंने देवी प्रसाद राय चौधरी को वहाँ पर भेज दिया। अब वहाँ पर भेज दिया तो जी क्या हुआ जी, यहाँ पर ये मुख्य रूप से ये जो चौधरी का कला स्टूडियो है, यहाँ पर ये मूर्ति कला सिखाते थे। तो यहाँ पर जाके इन्होंने मूर्ति कला की बारीकियाँ सीखी। क्या सीखी? मूर्ति कला की बारीकियाँ सीखी। अब देखिए 2 चीज़ें एक साथ चल रही हैं, क्या है? एक तो ये मूर्ति कला की शिक्षा ले रहे हैं, ठीक है? एक तो मूर्ति कला की शिक्षा ले रहे हैं, भई वो तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है? उनके आस-पास भी इतने सारे लोग थे, वो भी सिखाएँगे ही। लेकिन अगर इसके साथ-साथ बात करें, इनके गुरु को लगा कि भई वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से सीख सकते हैं, तो यानी छोटी-छोटी जो बारीकियाँ हैं, वो भी सीख रहे हैं, कहाँ से? चौधरी के कला स्टूडियो से, और उसके साथ-साथ अवनींद्रनाथ टैगोर से भी छोटे-छोटे महीन कार्य और भी सीख रहे हैं, चाहे हम चित्रकला की बात करेंगे, चाहे हम मूर्तिकला की बात करेंगे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी अब इनका चहुओर विकास हो रहा है, जैसे कि इनके पिताजी ने इनके गुरु को कहा था। अब हम बात करेंगे धीरे-धीरे क्या हुआ, ये जो इनके स्टूडेंट हैं यानी कि देवी प्रसाद राय चौधरी, इनकी जैसे-जैसे कला की शिक्षा होती गई, ये पॉलिश होते गए, वैसे-वैसे इनका कार्य बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया। और प्रमुख रूप से क्या है जी, अब ये अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे जो प्रमुख छात्र थे, उनमें भी इनकी गिनती होने लगी थी। यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर इनको बहुत मानते थे। इसी के साथ उसी समय पर अगर हम बात करेंगे कलकत्ता में ही इटालियन शिल्पी आते हैं वायस। कौन है? इटालियन शिल्पी आते हैं जिनका नाम है वायस। अब ये देखिए ये जो वायस हैं इटालियन शिल्पी, लेकिन इनसे भी क्या है, ये इनका जो ऑयल पेंट्स की टेक्निक्स थी वो बहुत अच्छी थी। तो देवी प्रसाद राय चौधरी ने इनसे ऑयल पेंट्स की टेक्निक सीखी हैं। क्या सीखी हैं? ऑयल पेंट की टेक्निक सीखी हैं। किससे? वायस जो कि इटालियन शिल्पी थे। ठीक है जी, यहाँ तक होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद बात करेंगे इनकी कला पद्धति, ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा ध्यान देंगे, जब भी हम देवी प्रसाद राय चौधरी के बारे में बात करते हैं, तो प्रमुख रूप से हमने क्या कहा जी, ये मूर्तिकार हैं, क्योंकि इनकी जो मूर्तियाँ हैं, जब इन्होंने मूर्तियाँ बनाना शुरू की, तो इनकी मूर्तियों की वजह से इनका ज़्यादा नाम हुआ, लोगों ने उनको ज़्यादा पसंद किया। और अगर हम बात करें कि भई ये चित्रकार भी थे, यानी कि मूर्तिकार और चित्रकार दोनों थे। तो जब भी हम इनके बारे में, इनकी कला पद्धति के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको याद रखना है, वहाँ पर आपको इनके बारे में, दोनों टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि चित्रकला की जो टेक्निक थी, ठीक है? वो भी हम पढ़ेंगे और उसके साथ-साथ जो इन्होंने मूर्ति कला की जो इनकी पद्धति है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे चित्रकला पद्धति। भई इन्होंने कौन-कौन से माध्यम, कौन-कौन सी टेक्निक्स अपनाई हैं अपनी पेंटिंग्स बनाने के लिए। तो प्रमुख रूप से देखिए बात करेंगे पोर्ट्रेट पेंटिंग है,
ठीक है, इसके साथ वाटर पेंट्स हैं और ऑयल पेंट्स की तो हम बात कर ही चुके हैं, पैनल पेंटिंग है, वॉश पेंटिंग है और जापानीज़ टेक्नीक से जो शिल्प पर कुछ पेंटिंग्स बनाई जाती थी, वो भी इन्होंने करी हैं। अब यहाँ पर मोरल ऑफ द स्टोरी कि भई इन्होंने चित्रकला के क्षेत्र में भी कोई भी कार्य नहीं छोड़ा है। यानी कि अगर हम बात करें ऑल इन ऑल फुल ऑफ पैकेज आपको जो है देवी प्रसाद राय चौधरी में एक कलाकार के रूप में मिलेगा। अब इनकी एक पेंटिंग है जो बहुत फेमस है, दुर्गा पूजा यात्रा। क्या है जी? दुर्गा पूजा यात्रा और ये इन्होंने ऑयल पेंट से बनाई थी। कौन से माध्यम से बनाई है जी? ऑयल पेंट से इन्होंने बनाई है। बहुत ही फेमस इनकी पेंटिंग रही है ये, ठीक है? तो इसके बारे में भी अभी तक प्रीवियस ईयर्स में काफ़ी बार पूछा गया है। अभी इस पर आपने थोड़ा-सा इसको जो है थोड़ा-सा ध्यान से इसको देखना है। इसके साथ-साथ हम इन्होंने और भी पेंटिंग्स जो बनाई हैं, उनके बारे में भी हम लोग देखते जाएँगे। अब बात करेंगे देवी प्रसाद राय चौधरी। पूछा जाए अगर आपसे कि इनके जो प्रारंभिक चित्र हैं, जब ये बंगाल स्कूल में हैं, तो उनकी टेक्निक क्या रही है? तो इनकी पहली जो टेक्निक थी, वो वॉश टेक्निक थी। कौन-सी टेक्निक है जी? वॉश टेक्निक जो हमारे जितने भी अगर हम मैक्सिमम बंगाल के जो जितने भी बंगाल स्कूल के जितने भी चित्रकार रहे हैं, कलाकार रहे हैं, उनकी सबकी जो प्रारंभिक जो शैली रही है ज़्यादातर यानी कि एक एक एज के बाद जो आगे शिष्य आना शुरू हो जाएँगे, वहाँ पर सबकी कौन-सी थी? वॉच टेक्निक थी। इसके बाद क्या है? बाद में जी इनकी यथार्थवादी शैली हो जाएगी। यथार्थवादी शैली का मीनिंग क्या होता है? ऐज़ इट इज़ यानी कि जो हमें जैसा दिखाई देता है, बिल्कुल वैसी चीज़ों को अब ये बनाना शुरू कर देंगे, यानी कि यथार्थवादी शैली। और देखिए जब भी हम यथार्थवादी शैली के बारे में बात करते हैं, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि किसी भी अन्य शैली से ये बहुत डिफरेंट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी है। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको आपकी जो कला है वो बहुत श्रेष्ठ कोटि की होनी चाहिए क्योंकि जो चीज़ें आपको सामने जैसे दिखाई दे रही हैं, आपको बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही बनानी पड़ती हैं। तो ये क्या है? यथार्थवाद शैली। अब यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि ये इतने उच्च कोटि के चित्रकार भी हैं कि इन्होंने क्या है यथार्थवादी शैली को अपनाया। अब इसके बाद बात करेंगे इनकी मूर्तिकला पद्धति की। क्या है जी मूर्तिकला पद्धति? कौन-कौन से माध्यमों से इन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं? तो यहाँ पर बात करेंगे मिट्टी से इन्होंने मूर्तियाँ बनाई हैं, प्लास्टर से बनाई हैं, कांस्य से बनाई हैं। यानी कि ऑल इन ऑल इन्होंने हर माध्यम से अपनी मूर्तियों का निर्माण किया है। अब इसके साथ-साथ आगे और क्या? आगे ये है कि इनकी मूर्तियों पर हमें किसका प्रभाव दिखाई देता है और जब हम प्रभाव की बात करेंगे, तो यहाँ पर बहुत ही कम शायद ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको किसी भारतीय कलाकार का जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि अगर हम बात करें इनके मूर्ति शिल्प में यानी देवी प्रसाद राय चौधरी के शिल्प में हमें किसके शिल्प का प्रभाव दिखाई देगा? तो वो कौन-कौन है जी? रौंदा है और बौरदेले हैं। कौन है? रौंदा और बौरदेले जिनकी मूर्तियों का ये इनके शिल्प का इनके देवी प्रसाद राय चौधरी की कला पर भी प्रभाव हमें देखने को मिलता है। अब जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, हमने बात की थी 1914 की, थोड़ा-सा याद रखिएगा 1914 की हमने बात की थी, जब इनकी कला के लिए इनकी शिक्षा आरंभ हुई थी। अब 1925 तक आते-आते यानी कि बात सीधा है भई 10 साल, 1 साल तो मान लीजिए इनको एडजस्ट होने में ही लग गया ना, क्या-क्या सीखा इन्होंने अपने गुरु से। यानी 10 से 11 साल के बीच इनके अंदर इतने ड्रास्टिक चेंज आएँगे कि ये भारत के क्या है जी, भारत के सबसे अगर 1925 की बात करें इस समय तक आते-आते भारत के सबसे उच्च कोटि के क्या हैं ये शिल्पकार बन जाएँगे। कौन? देवी प्रसाद राय चौधरी। अब बात करेंगे भई हमने बात की इनकी चित्रकला के बारे में भी और इनकी मूर्तिकला के बारे में भी। तो सबसे पहले बात करेंगे इनके चित्रों की कि इनके प्रमुख चित्र कौन-कौन से हैं, जो आपको सीधे-सीधे क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है जी तूफ़ान के बाद, उसके बाद है पुल, दुर्गा पूजा यात्रा जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये अभी तक बहुत बार पूछी गई है। ग्रीन एंड गोल्ड है, पुजारिन है, भूटिया औरत। देखिए, ये थोड़ा-सा ध्यान देंगे, इसमें आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं, थोड़ा-सा ध्यान देंगे। भूटिया औरत, तिब्बत की बालिका, नेपाली लड़की, लेप्चा कुमारी, ये सब क्या है? ये किसके शिल्प हैं? ये सभी के सभी देवी प्रसाद राय चौधरी के शिल्प हैं। ठीक है जी, देवी प्रसाद राय चौधरी के शिल्प हैं। यानी कि कहीं न कहीं ये चीज़ें जो हैं एक-दूसरे से रिलेट करती हैं। भूटिया औरत है, तिब्बत की बालिका है, नेपाली लड़की है, लेप्चा कुमारी है। ये सब क्या है? ये सब कुछ एक तरह के नाम हैं, सब किसने बनाई हैं? देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई हैं। उसके बाद कौतूहल, ये भी कई बार पूछा गया है कौतूहल किसकी है, ठीक है? तो ये सब क्या है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इनकी कृतियाँ हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसके बाद 1-2 कुछ और इनकी फेमस पेंटिंग्स हैं, जो मैं आपको दिखाऊँगी भी। अगर हम बात करें देवी प्रसाद राय चौधरी
ही इन्होंने कुछ व्यक्तिगत चित्र भी बनाए हैं, व्यक्ति चित्र भी बनाए हैं। कौन-कौन से हैं? रवींद्रनाथ टैगोर हैं और ओसी गांगुली। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, जब भी हम बंगाल शैली के चित्रकारों की बात करेंगे, मैक्सिमम चित्रकार जो हैं उन्होंने रवींद्रनाथ टैगोर के चाहे मूर्तियाँ बनाई हैं, चाहे क्या है जी उनके पोर्ट्रेट या व्यक्ति चित्र भी बनाए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद ये आपके सामने इनकी पेंटिंग्स की भी बात कर लेंगे कि इतने उच्च कोटि के भई ये कलाकार हैं, तो पेंटिंग तो देखना बनता है, ठीक है जी? यानी कि बात करें पूजा, ये पेंटिंग इनकी है, जो इन्होंने क्या है जो गाँव का एक परिवेश है उसको दिखाने की कोशिश की है। क्या है जिसका टाइटल? पूजा किसकी है? देवी प्रसाद राय चौधरी। नेक्स्ट है राजकुमारी, क्या है जी? दूसरी जो इनकी इम्पोर्टेंट पेंटिंग ये राजकुमारी है और इसके साथ-साथ रासलीला। अब यहाँ पर आपको जब आप इनकी पेंटिंग्स देख रहे हैं तब आपको थोड़ा-सा समझ में आ रहा होगा कि इतने उच्च कोटि के कलाकार हैं, चाहे हम मूर्ति शिल्प की बात करेंगे और चित्रों की भी बात अगर करें। अब इसके बाद बात करेंगे जी इनके मूर्ति शिल्प, जो क्या है, जो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, अगर हम बात करेंगे, जब शीत ऋतु आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट और ये बहुत ही मार्मिक तरह का एक शिल्प था इनका जो इन्होंने बनाया था। प्रमुख रूप से इसके बारे में बात की जाती है कि भई ये जो शिल्प है, ये कलकत्ता की जो सड़कों पे सर्दी के समय में जो लोग जिनके घर नहीं हैं, ठीक है? जिनके पास घर नहीं है रहने के लिए, उनको थोड़ा-सा दिखाया है इन्होंने और इसमें प्रमुख रूप से इन्होंने एक स्त्री को दिखाया है, ठीक है? एक बूढ़ी स्त्री को, आप ये कह सकते हैं कि बूढ़ी अम्मा है जी, ठीक है? उन्हीं को उन्होंने दिखाया है जो किस तरह से सर्दी से ठिठुर रही हैं। उन्होंने बिल्कुल एज़ इट इज़ उसको क्या है अपने मूर्ति शिल्प में उतार दिया है। इसके बाद है सड़क बनाने वाले, कौन है जी? सड़क बनाने वाले, त्रावणकोर के मंदिर में हरिजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उद्घोषणा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्वस्त देवता, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अंतिम प्रहार, मोस्ट इम्पोर्टेंट और भूख से पीड़ित, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और ये कभी न कभी आपने नाम ज़रूर सुने होंगे, किसके हैं सभी मूर्ति शिल्प? देवी प्रसाद राय चौधरी के। अब ये तो बात होगी कि भई ये मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाई हैं। अब इसके बाद कुछ और 3 ऐसे मूर्ति शिल्पों के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिनके बारे में सबसे ज़्यादा बात की गई, जिनको सबसे ज़्यादा सराहा गया, जो आपके लिए भी किसी भी वन डे एग्ज़ाम्स की भी बात करें, यूपीएससी तक भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले कौन है जी? कांस्य प्रतिमा है, श्रम की विजय। क्या है? श्रम की विजय कांस्य प्रतिमा है। उसके बाद स्वतंत्रता स्मारक है, उसके बाद शहीद स्मारक है। अब ये इतने इम्पोर्टेंट हैं, तो इनके बारे में डिटेल में पढ़ना तो ज़रूर बनता है। ठीक है जी, ये इनके बारे में हम बात कर चुके हैं जब सर्दी आती है। अब बात करेंगे श्रम की विजय। ठीक है जी, श्रम की विजय। प्रमुख रूप से श्रम की विजय, ये जो मूर्ति शिल्प है, ये सबसे पहले जो है चेन्नई का समुद्र तट है, चेन्नई का मरीना बीच है। क्या है जी? मरीना बीच है, वहीं पर ही सबसे पहले जब मज़दूर दिवस था उसकी पूर्व संध्या में मज़दूर दिवस मनाया गया था और 1959 में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसको वहाँ पर स्थापित किया गया था। कहाँ पर? चेन्नई के मरीना बीच पर, समुद्र के किनारे। क्या है जी? चेन्नई का मरीना ये बीच है। मरीना यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, आपने इसको थोड़ा-सा ध्यान से लिख लेना है। अगर हम बात करें कि भई ये मूर्ति शिल्प इतना इम्पोर्टेंट क्या है? इस मूर्ति शिल्प में ऐसी बात क्या है? तो देखिए, जब भी हम इस मूर्ति शिल्प के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर प्रमुख रूप से 4 श्रमिकों को दिखाया है। क्या दिखाया है? 4 श्रमिकों को दिखाया है। और जब हम बात करेंगे प्रथम मज़दूर दिवस की, तो यहीं से ही आप थोड़ा-सा इसको रिलेट कर पाएँगे, इसके बारे में समझ पाएँगे। 4 श्रमिकों को यहाँ पर दिखाए हैं, जो अलग-अलग मुद्राओं में हैं। कैसी मुद्राओं में हैं? प्रमुख रूप से रास्ते पर एक बड़ी-सी चट्टान गिरी है और उसको बाँस या बल्लियों की सहायता से उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो नॉर्मल सा है, इसमें इतनी जो है इतनी विशेष बात क्या है? वो विशेष बात ये है, ठीक है? ये मूर्ति शिल्प आपके सामने है, थोड़ा ध्यान से आप थोड़ा ईज़िली आप समझ पाएँगे। अगर इस मूर्ति शिल्प की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है जी, देख पा रहे हैं कि जैसे ही व्यक्ति जो है जब एक ताकत लगाता है, ठीक है? तो उसके बाद उसके शरीर पर जो बल पड़ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ये छोटी-छोटी बारीकियाँ जो देवी प्रसाद राय चौधरी ने इन मानव आकृतियों में दिखाने की कोशिश की है एज़ इट इज़, ठीक है जी? और अगर बात करें उस समय की या अभी के समय की भी बात करें तो अपने आप में ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात, यहाँ पर उन्होंने थोड़ा-सा रिप्रेज़ेंट किया है कि किस तरह से एक व्यक्ति जो है जब उसको आवश्यकता होती है, यानी दिन भर क्या है जी, वो मज़दूरी करता है, शाम को अपने परिवार के लिए भरण-पोषण का कार्य वो करता है और कहीं न कहीं से क्या है, ये उसमें ताकत आती है। यानी इस मूर्ति शिल्प में क्या है, एक पॉज़िटिविटी आपको दिखाई देगी जिन्होंने दिखाने की कोशिश की है। इसके साथ-साथ जो इनके शरीर पर बल पड़ रहे हैं, गति है लय है, वो हमें सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद बात करेंगे शहीद स्मारक की। किसकी बात करेंगे जी?
शहीद स्मारक की। शहीद स्मारक प्रमुख रूप से 1956 में पटना का जो सेक्रेटेरिएट था, पटना सचिवालय, उसके बाहर इसको स्थापित किया गया था। ठीक है? शहीद स्मारक नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि भई शहीदों के सम्मान में इसको शायद स्थापित किया होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, बात करेंगे 1942 की, जब क्या है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है? भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और हम लोग जानते हैं, इतनी बार हम लोग इसके बारे में पढ़ चुके हैं, सबको पता ही है और भारतीय होने के नाते हमें पता भी होना चाहिए कि भई जब भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, तो ये पूरे भारत में एक सर्वव्यापी रूप से ये आंदोलन जो है, एक बड़ा विशाल रूप इसने ले लिया था। अब इसी कड़ी में अगर हम बात करें, तो पटना के भी जो वहाँ पर इस आंदोलन को जो है आगे बढ़ा रहे थे कुछ लोग, तो भई सबने यहाँ पर डिसाइड किया कि एक जुलूस निकाला जाएगा, इसी भारत छोड़ो जो आंदोलन था, इसी के उपलक्ष्य में। एक जुलूस निकाला जाएगा और एक स्थान जो है, एक जगह निर्धारित की गई कि इस चौक से लेकर क्या है, पटना का जो सचिवालय है, वहाँ तक जाएँगे और वहाँ पर क्या है, हम लोग बड़ी शान से भारतीय तिरंगा फहराएँगे। ठीक है जी, भारतीय तिरंगा पटना के कहाँ पर जी, सचिवालय में फहराएँगे। अब हुआ क्या कि बहुत बड़ी संख्या में हुजूम उमड़ पड़ा, जुलूस जिसको हम बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो है लोगों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गई, काफ़ी सारे लोग आ गए। अब ये ब्रिटिशर्स को कहीं न कहीं अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस जुलूस को दबाने की कोशिश की। पहले उन्होंने इन लोगों पर लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से कई सारे लोग इधर-उधर भाग गए। उसके बाद भी जो कुछ लोग बचे थे, जो वहाँ पर नहीं जा रहे थे, जो सीधा बढ़ते जा रहे थे कहाँ की किसकी तरफ, पटना सचिवालय की तरफ, उन पर इन्होंने ब्रिटिशर्स ने, जो ये सैनिक थे, इन्होंने क्या किया कि गोलियाँ चला दी और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो हैं, जो शहीद हो गए थे। इनमें प्रमुख रूप से 7 युवक थे। कौन है जी? 7 युवक थे। देखिए प्रमुख रूप से ये युवक भी नहीं थे, ठीक है? प्रमुख रूप से ये युवक भी नहीं थे, ये टीनेजर्स थे। यानी कि स्कूल गोइंग बच्चे थे, 15 से लेके 17 साल के बीच के ये बच्चे थे, स्कूल के लड़के थे। ये सबसे आगे जो है बढ़ते जा रहे थे और जब क्या हुआ, जब दूसरे फ़ेज़ का यानी सेकंड फ़ेज़ जब स्टार्ट हो गया आंदोलन को कुचलने का और जहाँ पर गोलियाँ चलने लगी, तो उस समय भी ये लड़के पीछे नहीं हट रहे थे। इनमें से एक लड़के ने झंडा उठाया था, जो आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था और पीछे क्या हो रहा था जी कि एक को गोली लग गई, फिर दूसरे को गोली लग गई और कहीं न कहीं घायल अवस्था में भी एक-दूसरे को क्या कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे और आगे कह रहे थे कि नहीं भई आज तो हमें कहाँ जाना है, सचिवालय तक पहुँचना ही पहुँचना है और हमें अपना राष्ट्रीय ध्वज वहाँ पर फहराना है, यानी तिरंगा वहाँ पर फहराना है। अब हुआ क्या लास्ट ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि ये सातों के सातों बच्चे जो थे ये शहीद हो गए और इस पूरी की पूरी घटना को देवी प्रसाद राय चौधरी ने अपने इस शिल्प में दिखाया है, जिसका नाम है शहीद स्मारक। क्या है? जिसका नाम शहीद स्मारक है। ठीक है जी? अब ये बिल्कुल आपके सामने है, शहीद स्मारक पटना में, ये आप देख सकते हैं। वो इतना ये भी कह सकते हैं ना, ये भी बहुत मार्मिक सा दृश्य है, जहाँ पर क्या है, कुछ जो है देखिए, कुछ को गोली लग गई है, एकदम भी नहीं चल पा रहे हैं, एक-दूसरे को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा जी, कोई भी एक भी इनमें से वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा। तो ये पूरी की पूरी घटना जो इन्होंने अपने इस शिल्प में दिखाने की कोशिश की है। अब इसके बाद बात करेंगे स्वतंत्रता स्मारक की। किसकी बात करेंगे जी? स्वतंत्रता स्मारक की। अब ये भी किसका है? देवी प्रसाद राय चौधरी का है और इसी को क्या कहा जाता है? इसी को ही 11 स्मारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 11 स्मारक भी इसी को कहा जाता है। याद रखना है आपने। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रमुख रूप से 11 मानव जो मूर्तियाँ हैं वो बनाई गई हैं, इसीलिए इसे 11 स्मारक भी कहा जाता है। ये 1972 में पटेल मार्ग, नई दिल्ली में स्थापित किया गया था। अब इस मूर्ति शिल्प में ऐसा क्या है? देखिए, इस मूर्ति शिल्प में प्रमुख रूप से क्या है, जो दांडी मार्च था उसको दिखाने की कोशिश की थी। इसमें सबसे आगे आपको महात्मा गांधी दिखाई देंगे, जो क्या कर रहे हैं जी, जो प्रमुख रूप से इस पूरे के पूरे दांडी मार्च को लीड कर रहे थे। इनके पीछे हर जाति के, हर संप्रदाय के, हर तरह के जो लोग थे वो इनको क्या कर रहे थे, इनके पीछे-पीछे चल रहे थे, जिन्होंने इस आंदोलन में पूरे मूवमेंट में क्या किया था, गांधी जी का साथ दिया था। अब यहाँ पर एक तो गांधी जी हैं, यानी कि एक जो मानव आकृति है वो ये है, इसके बाद पीछे की जो मानव आकृतियाँ हैं ये टोटल होंगी 10, ठीक है? कुल मिला के 11 हैं, इसलिए इसको 11 स्मारक भी कहते हैं। अब यहाँ पर इस स्मारक के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर अनेकता में एकता दर्शाने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति को, हर संप्रदाय से, हर जाति से संबंधित व्यक्ति यहाँ पर इन्होंने दिखाने की कोशिश की है अपने इस स्मारक में। यानी कि इस स्मारक के माध्यम से उन्होंने ये मैसेज देने की, या उस समय भी ऐसा रियलिटी में हुआ था कि जब हम भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन की बात करते हैं, तो हर जाति, हर धर्म,
हर संप्रदाय के व्यक्ति ने बड़े बड़े लोगों ने, बूढ़े जो लोग थे उन्होंने, बच्चों ने, स्त्री पुरुष हर तरह के लोग जो थे वो इस तरह के स्वतंत्रता आंदोलन में जी उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। उस समय पर क्या है ना, हम लोगों को ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती है कि भई ये इस जाति के हैं, वो उस जाति के हैं। वो तो जब बाद में हमें स्वतंत्रता मिल गई तो उसके बाद हमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अपने समाज में देखने को मिलती हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक तो इनके प्रमुख स्मारकों की हमने बात कर ली। अब बात करेंगे जो क्या है इनके कार्य जो पूछे जाते हैं कि इनके कौन-कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले एज़ वी नो जब हम बंगाल स्कूल की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है जी, हमने पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ पर जितने भी बंगाल स्कूल के प्रमुख रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बसु के कुछ जो प्रारंभिक स्टूडेंट आएँगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के तो मैक्सिमम, उसके बाद नंदलाल बसु के भी कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करेंगे जी, जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अपनी सर्विसेज़ देंगे। तो बिल्कुल देवी प्रसाद राय चौधरी जो अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं, ये तो पीछे रह ही नहीं सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी इन्होंने सबसे पहले क्या है इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में इन्होंने एज अ आर्ट टीचर ज्वाइन किया था। उसके बाद हमें पता ही है हमने बात की थी हट हे देवी पानी पी ले यानी मैंने आपको एक ट्रिक जो है एक ट्रिक बताई थी जहाँ पर क्या था कि मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के क्या है जी ये प्रिंसिपल भी रह चुके हैं और यहाँ पर इन्होंने अप्रॉक्स 30 इयर्स तक अपनी सर्विसेज दी हैं। ठीक है जी, अप्रॉक्स 30 इयर्स तक अपनी इन्होंने सर्विसेज यहाँ पर दी हैं। अब ये तो बात होगी इनकी सर्विसेज की, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे इनको कौन-कौन से सम्मान मिल चुके हैं। तो देखिए सबसे पहले 1955 में जापान टोक्यो में यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा एक सेमिनार आयोजित करवाया गया था और उसी की अध्यक्षता किसने की थी? देवी प्रसाद राय चौधरी ने की थी। इसका अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया था। अगर हम बात करें तो ये भारत के लिए भी बहुत सम्मान की बात थी। यानी कि इनके लिए तो है ही है व्यक्तिगत रूप से लेकिन एक भारत के लिए हमारे पूरे देश के लिए भी बड़े सम्मान की बात थी। इसके बाद जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने इनको फेलो एवं संस्थापक अध्यक्ष भी वहाँ के रह चुके हैं किसके? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के। अब रवींद्रनाथ विश्व भारती विश्वविद्यालय की तरफ से इनको क्या है डी.लिट की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है और एट लास्ट 1958 में इनको भारत सरकार की तरफ से पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये इनके प्रमुख जो है सम्मान है जहाँ से संबंधित कुछ क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या करना है जी इनको एकदम घोल के पी जाना है आप लोगों को क्या करना है याद नहीं करना है एकदम घोल के पी जाना है और देखिए यहाँ पर क्या है इसको पढ़ने की कोशिश नहीं करनी, रट्टा मारने की कोशिश नहीं करनी जैसे मैम बता रही है ना मज़े-मज़े से, ऐसे ही इसको सिर्फ सुनना है आपको वैसे ही पूरी कहानियाँ, घटनाएँ जब याद हो जाएँगी, तो ये भी सब याद हो जाएगा। अब इसके बाद बात करेंगे देवी प्रसाद राय चौधरी इन्होंने क्या है कुछ हस्तियाँ थी जिनकी भी इन्होंने मूर्तियाँ बनाई थी और वो प्रमुख रूप से किस-किस की जो है प्रतिमाएँ इन्होंने बनाई हैं, तो पर्सी ब्राउन की बनाई है, जगदीश चंद्र बोस की, एनी बेसेंट की बनाई है, महात्मा गांधी की बनाई है और मोतीलाल नेहरू की इन्होंने इन सब की इन्होंने क्या बनाई है जी प्रतिमाएँ बनाई हैं। अब एट लास्ट अगर हम बात करें देवी प्रसाद राय चौधरी की इनकी मृत्यु कब हुई? तो 15 अक्टूबर कब जी? 15 अक्टूबर 1975 को कोलकाता में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर? कोलकाता में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1975 में, ठीक है? अब अगर हम बात करें कि एक ऐसा कलाकार जिसने बहुत सुंदर चित्र भी बनाए हैं, देख लिया हमने और बहुत अच्छी-अच्छी मूर्तियाँ भी बनाई हैं। प्रमुख रूप से भई सबसे अच्छी जो है इन्होंने मूर्तियाँ ही बनाई हैं। आप इनको देख कहाँ सकते हैं? यानी कि बात करें कि इनकी जो धरोहरें जो हमारे पास हैं, उनको हम लोगों ने कहाँ-कहाँ पर संरक्षित करके सुरक्षित रखा है। तो कहाँ पर है जी? सबसे पहले सरकारी संग्रहालय चेन्नई आपका आ जाएगा, उसके बाद नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली, उसके बाद जगमोहन पैलेस है, सालारगंज संग्रहालय हैदराबाद है और त्रावणकोर गैलरी केरला में। ये सारी की सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आप इनकी कृतियों को देख सकते हैं। इसके साथ-साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके स्टूडेंट कौन-कौन रह चुके हैं जी? ठीक है जी, इनके स्टूडेंट्स की अगर बात की जाए तो क्या है जी, इनके स्टूडेंट कौन-कौन हैं, प्रमुख इनके शिष्य कौन-कौन हैं? तो निरोध मजूमदार प्रमुख रूप से, उसके बाद प्रदोष दास गुप्ता है और पारितोष सेन। ये सब के सब क्या हैं? ये इनके प्रमुख शिष्य रह चुके हैं। ठीक है जी, यहाँ तक इनके शिष्यों के बारे में भी आपको पता चल गया क्योंकि ये भी आपको पूछा जाता है। अब आपके सामने इनका जो श्रम की विजय जो मूर्ति शिल्प है, जिसको स्थान दिया गया था कहाँ पर? इंडियन पोस्टल टिकट पर, ठीक है जी, इंडियन पोस्टल टिकट पर। किस उपलक्ष्य में? जब हम लोग क्या है इंटरनेशनल 14th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है? उसी उपलक्ष्य में श्रम की विजय जो इनका मूर्ति शिल्प था, उसको क्या है इंडियन जो पोस्टल टिकट है, उसपे इसको जारी किया गया था। अब इसके साथ-साथ दूसरा ये क्या है जी इनका शहीद स्मारक है। कब जो है शहीद स्मारक 1967 इसको अगर हम बात करेंगे भारत छोड़ो जो क्विट
मोमेंट था, ठीक है, 1942 का, उसी को क्या है पोस्टल टिकट पे इसको भी दर्शाया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से क्या है जी, शहीद जो स्मारक था उसको, जो इनकी मूर्ति शिल्प है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड क्या है, ये 2 पोस्टल टिकट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछे जा सकते हैं। देखिए अभी रिसेंटली तो ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें 6-7 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर इनसे संबंधित भी काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अभी ट्रेंडिंग में क्या है, सिर्फ़ इनके जो मूर्ति शिल्प हैं और कुछ जो इनकी पेंटिंग्स हैं वहीं से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, ठीक है? और इनके जो सम्मान है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़ा-सा उन पर आप लोगों ने ज़्यादा ध्यान देना है और इसको भी पढ़ना ज़रूर है, छोड़ना नहीं है। अब तो वैसे ही आपने इसको इमेज देख ली है तो भूलेंगे नहीं आप लोग होप सो, ठीक है जी? चलिए, तो गाइज़ अब आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। एज़ वी नो ये क्या था, ये हमारा प्रीमियर सेशन है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं आपके कमेंट्स नहीं ले पाऊँगी। आपकी जो भी क्वेरीज़ रहेंगी आप जो है कमेंट बॉक्स में बाद में मुझे पूछ सकते हैं और जब भी मैं आपकी लाइव क्लास लूँगी मैं वहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज़ रहेंगी उनके आंसर्स दूँगी, ठीक है जी? तो आज के लिए इतना ही, और जो बच्चे क्लास में नहीं हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है? और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक भी करेंगे, और क्लास या सेशन जो है आपको शेयर कब करना है जी? जैसे ही क्लास आप स्टार्ट करते हैं वैसे ही आपको डेली सेशंस जो है शेयर करना है, ताकि स्टूडेंट्स को पता चल जाए कि भाई यहाँ पर डिटेल क्लास ली जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे भी कई स्टूडेंट हैं जो फीस नहीं पे कर सकते हैं, कहीं पे सब्सक्रिप्शन नहीं ले सकते हैं, तो कहीं न कहीं उन तक ये बात पहुँच जाए, ठीक है जी? तो आज के लिए इतना ही, और अगर टेलीग्राम ग्रुप अभी तक आपने नहीं जॉइन किया है, तो यहाँ पर टेलीग्राम लिंक दिया गया है, इसी से आपने क्या करना है, ग्रुप को जॉइन कर लेना, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट लाइव सेशन में, इसके बाद आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए सी यू, गुड बाय एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।